एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री मेंटोर सुधीर कुमार शर्मा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसे देते हैं, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे सॉल्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन टाइप का। तो सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सॉल्यूशन का कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टी पूरे मीडियम में, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहता है। क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। तो अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more than two components that is, इस homogeneous का मतलब क्या हुआ? तो that is the composition and properties of the solution is uniform throughout the mixture. Throughout the mixture मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज और उसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहता है, हर जगह एक समान रहता है, सेम रहता है। अब सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि जो कंपोनेंट लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, लार्ज क्वांटिटी में है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में है उसे हम सोल्यूट कहते हैं। तो इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं। द कंपोनेंट which is present in large quantity is called solvent, whereas the component other than solvent which is present in which are present in small quantities are called solutes, है ना। तो जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में रहता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट को छोड़कर बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में रहते हैं उसे हम सॉल्यूट्स कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो आपने क्लास 9th में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ऐसे पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब क्लास 12 में सॉल्वेंट का फेज कैसा है, फेज मतलब कि सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसेस स्टेट में है, तो सॉल्वेंट का फेज कैसा है, इस आधार पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और एक को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो ये सॉल्वेंट के फेज पर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फेज कैसा है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट
गैसियस स्टेट में है तो उसका नाम होगा गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट चाहे किसी भी स्टेट में हो, बस सॉल्वेंट जो है गैसियस स्टेट में रहना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में हो तो उसे हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर किसी सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में हो तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर आप देखिए, गैसियस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्यूट सॉलिड है तो इसका एग्जांपल है क्या, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर सॉलिड होता है, अगर उसको हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर देंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही सॉल्वेंट जैसे गैस ही है लेकिन सॉल्यूट इस बार लिक्विड हो गया, जैसे कि क्लोरोफार्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। कौन नहीं जानता है कि क्लोरोफार्म लिक्विड में होता है, तो इस लिक्विड को मैंने इस गैस में मिक्स कर दिया तो यह भी गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। सिमिलरली सॉल्वेंट तो गैस ही है लेकिन जो सॉल्यूट है इस बार सॉल्यूट भी गैस हो गया, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, दो गैस या दो से अधिक गैस का मिक्सचर भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन, इसका ख्याल तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा कि किसी न किसी लिक्विड में किसी न किसी सब्सटेंस को मिक्स किया गया है। जैसे अगर लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर देंगे तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज सब लोग वाटर में डिसॉल्व करके पीते हैं एनर्जी के तौर पर। ऐसे ही इस लिक्विड में सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड हो जाए, जैसे कि एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। एथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो यह भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होगा, एग्जांपल होगा। फिर लिक्विड को हम गैस में, ये सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही है, लेकिन सॉल्यूट क्या हो गया, इस बार गैस हो गया, तो गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। आगे मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में कि यही डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर में, जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। ठीक, फिर आता है क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन से प्रीवियस ईयर में बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है और जेईई मेंस और नीट में भी पूछा गया है। ये सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। इस सॉलिड में मैंने एक दूसरा सॉलिड मिलाया है सॉल्यूट के तौर पर, जैसे कि कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। कॉपर को अगर मैं गोल्ड में डिसॉल्व कर दूंगा तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सॉलिड भी सॉलिड होगा। कॉपर और गोल्ड के एलॉय को हम रोज गोल्ड भी कहते हैं, या फिर पिंक गोल्ड भी कहते हैं, या फिर रेड गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्वेंट तो फिर से सॉलिड ही है, लेकिन इस बार जो सॉल्यूट है वो लिक्विड हो जाए तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। याद रखो इसमें मरकरी भी है और सोडियम भी है। कोई पूछेगा बताओ एमलगम ऑफ सोडियम विथ मरकरी में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो याद रखना है कि यह एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है ना, तो जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता होगा वह सॉल्वेंट होगा। तो सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाता है, सोडियम। और मरकरी कौन नहीं जानता है कि रूम टेम्परेचर पर मेटल होते हुए भी लिक्विड स्टेट में रहता है, तो जो मरकरी है वह यहाँ पर सॉल्यूट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक, यही बात आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। फिर एक लास्ट एग्जांपल है कि सॉलिड में अगर हम गैस को मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस का सॉल्यूशन है किसमें, पैलेडियम में, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं H2PD करके। और यह एक रिएजेंट के जैसे भी बिहेव करता है, जो कि हम आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसका भरपूर उपयोग बताएंगे, है ना, एग्जांपल्स बताएंगे। ठीक, तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने पढ़ा गैसियस सॉल्यूशन, फिर पढ़ा लिक्विड सॉल्यूशन और फिर पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशन। अब हमारा आता है अगला टर्म जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। यहीं से आपकी मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है। अब तक तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन जो केमिस्ट्री है, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। आइए देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। तो कंसंट्रेशन तो वैसे कई तरह से डिफाइन होता है, लेकिन कंसंट्रेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि किसी भी सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है वही उसका कंसंट्रेशन होता है। इसी बात को हम कई सारे टर्म्स में पढ़ते हैं, उसी को हम कहते हैं एक शब्द में कंसंट्रेशन टर्म्स। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स आता है मोलैरिटी। क्या आता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी
मोलैरिटी को हम हमेशा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, वही उसका कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मतलब वही उसका क्या है, मोलैरिटी है। तो कैसे लिखेंगे, एकदम 2 कौड़ी का, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution is called molarity of that solution। किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वही इसकी क्या है, मोलैरिटी है। मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और वो भी किसमें, लीटर में। तो मोलैरिटी को हमने डिनोट किया किससे, कैपिटल M से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिनोट करता हूं मैं N से, और N मतलब नंबर ऑफ मोल्स और 2 मतलब होता है क्या, सोल्यूट। एक इसको लिखने से पहले मैं यहाँ पे एक जनरल बातें बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा, जो मैं हमेशा इस चैप्टर में यूज करूंगा, हर बार यही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, जो कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। सुनिएगा, आपको पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है क्या, सोल्यूट, है ना। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है क्या, सोल्यूट। तो मैं जब भी सॉल्वेंट की बात करूंगा उसके लिए मैं सब स्क्रिप्ट 1 लिखूंगा, और मैं जब भी सोल्यूट की बात करूंगा उसके लिए मैं सब स्क्रिप्ट 2 लिखूंगा। जैसे मैं कहूं बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तो n ही है, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सॉल्वेंट वाले के लिए हमेशा n1 लिखूंगा और सॉलिड के लिए n2 लिखूंगा। मान लो मैं वेट कह रहा हूं, तो सॉल्वेंट का वेट आएगा तो W1 लिखूंगा और सॉलिड के लिए W2 लिखूंगा, है ना। मान लो मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखता हूं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा MW1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसके लिए लिखूंगा MW2। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई भी बात लिखूंगा तो सॉल्वेंट के लिए उसके लिए मैं सबस्क्रिप्ट 1 लिखूंगा और सोल्यूट के लिए मैं 2 लिखूंगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो N2 अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर में। तो ये हो गया हमारा क्या, फार्मूला मोलैरिटी का। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान सुनना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को क्या कहते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम जो है आपके सवाल में हमेशा ml में दिया जाएगा, लेकिन हमने फार्मूले में क्या पढ़ा कि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या, 1000। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये पलटी खा के गुणा हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका फाइनली आएगा मोलैरिटी बराबर, ये 1000 तो ऊपर जाएगा तो 1000 इंटू W2 आएगा, 1000 इंटू W2 और डिवाइडेड बाई ये यहाँ जाएगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मोलैरिटी का फार्मूला। आपको इसमें डायरेक्ट जो वैल्यू दिया गया है वो पुट कर देना है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो वेट दिया जाएगा और वॉल्यूम दिया जाएगा, तो वेट और वॉल्यूम दिया जाएगा तो आप मोलैरिटी निकाल देंगे। और मान लीजिए कि मोलैरिटी दी जाए और वॉल्यूम दी जाए तो वेट पूछा जाएगा तो वेट आप निकाल देंगे, इसी को रीअरेंज करके, है ना। अब एक बात और है इसमें जो कि लास्ट बात है, जिसको मैं कहाँ लिखूं, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर। ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और या फिर आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक। हाँ, तो इसमें लास्ट बात क्या बच गया था, यूनिट।
यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होगी? तो ये तो हमारा डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। जैसे आपने मोलैरिटी का फार्मूला क्या लिखा था? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर, ये लिखे थे ना। तो तुम बताओ मोलैरिटी का फार्मूला ये हो गया, तो ऊपर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका यूनिट होगा मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की यूनिट क्या है? लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। अरे मैंने बहुत गंदा बना दिया था, मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसको एक शब्द में केवल कहते हैं मोलर। क्या कहते हैं? मोलर। और मोलर को भी हम फिर से कैपिटल एम से ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गई मोलैरिटी की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर या फिर मोलर, है ना। ये दोनों बातें सेम है ना। और दूसरी बात आ गई क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये पहली बात हो गई, इसको मैं मिटाता हूं। और ये दूसरी बात क्या लिखेंगे? ये तो मैंने लिखा था आपको यूनिट बताने के लिए। दूसरी बात क्या हो गई कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है बताता हूं। इट इज टेम्परेचर को क्या मैं ऐसे लिख, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्योंकि इसमें वॉल्यूम आया है और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए हमारी मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये हो गया हमारा मोलैरिटी। तो यहां पर मोलैरिटी खत्म होता है। अब दूसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैलिटी। हाँ, रहा सवाल इससे रिलेटेड कुछ सवाल का, तो अभी हम सवाल भी करेंगे। पहले एक और कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। हाँ, तो अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, जो कि बिल्कुल मोलैरिटी के जैसे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। और मोलैलिटी को याद रखिएगा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब एक बार मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg, mind it, 1 kg of solvent is called molality, है ना। मोलैरिटी में हमने लिखा था कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यहां लिखा था मोलैरिटी में, इसके पहले वाले में, और प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखा था। लेकिन मोलैलिटी में क्या है? 1 kg है और यहाँ पर सॉल्यूशन के बजाय क्या है? सॉल्वेंट है। यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन तो हमने लिख दिया, फार्मूला कैसे लिखेंगे सुनिएगा। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम N2 से डिनोट करेंगे, और अपान ये kg है मतलब वेट है, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या मैं W1 लिख दूं, और वो भी किसमें? kg में, माइंड इट। फिर से मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, तो क्या लिखूंगा? मोलैलिटी बराबर, इसको और नीचे लिखो, मोलैलिटी बराबर क्या लिखूंगा? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, है ना। फिर क्या आएगा? डिवाइडेड बाय ये वेट ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट फिर से हर बार आपको ग्राम में दिया जाएगा, लेकिन हमको किस में चाहिए? केजी में। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? डिवाइडेड बाई 1000। अब फिर वही बात कि ये पलटी खा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा था हमने इसके पहले वाले में, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। 2 का मतलब सॉल्यूट होता है, 1 का मतलब सॉल्वेंट होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये हमारा हो गया मोलैलिटी का डायरेक्ट फार्मूला। क्या हो गया? डायरेक्ट फार्मूला हो गया। मतलब ये हुआ
कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया होगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर ला लेना है, बस हो गया। ठीक, अब इसमें एक बात और है, यूनिट और इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्या, यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां से देख के बताओ, ऊपर क्या है, मोल्स है, नीचे क्या है, वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल से हो जाएगा, तो मोल अपॉन वेट की यूनिट क्या हो, केजी, तो मोल पर केजी क्या आएगा, मोल पर केजी हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मोल केजी इनवर्स लिख सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक शब्द में मोलल, और फिर से मोलल को भी स्मॉल m से ही डिनोट करेंगे, जैसे मोलैरिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया था और उसके यूनिट मोलर को भी कैपिटल M से डिनोट किया था, एग्जैक्टली इन द सेम वे मोलैलिटी को भी हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे और उसके यूनिट मोलल को भी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सवाल, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं एक सवाल बताता हूं। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा एक सवाल है जिसमें लिखा है H2SO4 is dissolved into water to prepare 750 ml of solution. If the molarity of the solution is 0.36 mole per liter, then calculate the weight of solute. मतलब देखो पहले क्या क्या दिया है, एक तो है तो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो तो सही है, ठीक है, H2SO4 के बारे में कहा गया है और यही सोल्यूट है, और इसका वेट हमारा पूछा गया है, वेट तो दिया ही नहीं गया, मोलरिटी दी गई है, सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी दी गई है, 0.36 मोलर, मोलर मतलब मोल पर लीटर, और ये वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम क्या है 750 ml, है ना, तो आपको वेट निकालना है। तो जरा मुझे बताइए, अभी आपने मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपान वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही लिखा था ना, बताओ बेटा, यही लिखा था ना। अब यहां से आपको W2 निकालना है, तो क्या इन इसका और इसका मल्टीप्लाई होकर इससे डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो W2 डायरेक्ट क्या आएगा, ये आएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपान क्या 1000, है ना, यही आएगा ना। बताओ, अब आपको क्या करना है, इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो करो, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलरिटी दी गई है, कितनी दी गई है भाई, 0.36 इंटू, ये 3 मैंने बहुत गंदा बना दिया है, 0.36 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया 750 इंटू वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमको नहीं पता है, तो हम यहां इसको मिटा देता हूं, ये दिया गया था, ये तो मैंने गिवन लिखा है, इसको मिटा देता हूं, ये तो सवाल में है ही आपके, है ना। जरा इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा यही है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, उसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड करके निकाला जाता है। तो जरा बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 है, लेकिन कितनी बार है, 2 बार, तो 1 इंटू 2 प्लस, सल्फर का एटॉमिक मास कौन नहीं जानता है 32 होता है, प्लस एक बार है तो सिर्फ एक बार। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, लेकिन 16 कितनी बार आएगा 4 बार, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार आया है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 32, यह आएगा 34, और प्लस 16 चौके 64, यह आ जाएगा 64, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 98 देगा, क्या चेक करो एक बार, इतना ग्राम पर मोल, क्या आएगा इतना ग्राम पर मोल, लिख देता हूं इतना ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट है। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया कितना 98, और डिवाइड बाय क्या है 1000 है ना। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आएगा आपका ये कितना आएगा भाई, चेक करो एक बार, करो, ये आएगा
पहले मैं इसका 98 का और 75 का गुणा कर देता हूँ। लो 98 इंटू क्या 75, ये करेंगे क्या आएगा 5/40, 4 5 में 45, 49, ये आ जाएगा 49। 7 × 56 के 7 में 5 और 7 में 63 और 5 68 होगा क्या 68, ये 0 9 6 15 5 7 में 1 8 4 12 13 में 1 और 6 1 7, इतना आ जाएगा। 0 तो कहीं लगेगा नहीं, पॉइंट तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किसका 0.36 का, करो। क्या मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है या फिर इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। ये आएगा 7350 और मल्टीप्लाइड बाई 0.36, करो। इसको मिटा देता हूं, 36 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। 36 × 180 होता है, तो 180 का 0 कितना कर जाएगा 18। 36 का 108 होता है, तो इसी में 108 में 18 जोड़ दोगे तो आ जाएगा, तो 8 और 16 में 2 नहीं 1 और 1 1 2 2 और 126 आ जाएगा। तो 126 का 6 हाथ में फिर कितना 12 और 36 सत्ते 252 आएगा ना। 252 में तुम 12 जोड़ दो, 252 में तुम 12 जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 6 4 26 और 46, लेकिन पॉइंट 2 डेसिमल पर है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो आ गया क्या 26 46। तो तुम यहाँ लिख लो, क्या यहाँ लिख देता हूँ, फाइनली आएगा 26 46 और डिवाइड बाय क्या 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 2 प्लेस पर, तो फाइनली तुम्हारा आ जाएगा 26.46 ग्राम। यही है हमारा क्या W2 वेट, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ W2 वेट एब्सोल्यूट बराबर 26.46 ग्राम, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये नीचे नहीं दिख रहा होगा तो ये वेट ही है, यहाँ पे मैंने लिखा है, बस इसी को संभाल के लिख दिया, अगर नहीं दिख रहा होगा तब, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगला हमारा सवाल है मोलैलिटी से रिलेटेड। सवाल में दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इनटू, यहाँ पर इनटू रहेगा, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इनटू 500 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या पूछा गया है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप देखिए क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है W2 कितना दिया गया है 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो भी ये सॉल्वेंट है इसका ग्राम में दिया गया है, इसका मतलब वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 500 ग्राम, और क्या है और कुछ नहीं दिया गया ना, और ये NaOH दिया गया, ठीक है NaOH का हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए मोलैलिटी का मैंने डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था बेटा, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपन W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट MW2, है ना। आप वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा 1000 तो 1000 ही है, इंटू W2 वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 20 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है तो 500 ग्राम मतलब 500 ग्राम्स, इंटू क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमको पता नहीं है लेकिन हम निकालना जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हमारा सॉल्यूट क्या है NaOH है, कैसे निकालेंगे, तो सबके एटॉमिक मास को ऐड करते जाएंगे, सबके एटॉमिक मास को ऐड करते जाएंगे, तो क्या आएगा, यह आएगा सोडियम का एटॉमिक मास होता है कितना 23 प्लस ऑक्सीजन कितने का होता है 16 का, प्लस हाइड्रोजन कितने का, ये इंटू हो गया प्लस रहेगा, कितना होता है 1, तो 13 और 1 नहीं 23 और 1 24 और 16 40 देगा क्या, चेक करो एक बार, 40 ग्राम पर मोल, चेक करो एक बार 40 देगा क्या 40 देगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 40, है ना। अब कैलकुलेट करो कैसे होगा भाई, 20 दूना चलिए तो 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा, और क्या बचेगा 2/2, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा 1 बचा, तो मोलैलिटी क्या आ जाएगा फाइनली 1 मोल, ऊपर क्या आएगा मोल पर केजी, और 1 मोल पर केजी को ही कहते हैं क्या 1 मोलल,
जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। दोनों ही एक ही बात है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों बात क्या है, सेम है। यही होगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। सबको समझ में आता है। देखो इसमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, जो जितना जल्दी जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेगा। तो फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता रखा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बता कुछ और रहा हूं और अप्लाई कुछ और कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बता रहा हूं बस उसी में वैल्यू पुट करके और गुणा भाग कर रहा हूं। तो गुणा भाग आप अच्छे से करेंगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल सटीक आएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अगला कंसंट्रेशन टर्म बताता हूं, ठीक। तो अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, है ना। तीसरा हमने दो पढ़ लिया है, एक तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं। ये है हमारा काई, क्या है, काई है। लेकिन काई लिखने में बार बार आपको असुविधा होगी, इसलिए मैं इसको x जैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, x जैसे। लेकिन है क्या, काई है, बस इसको लिखने में थोड़ी इनकन्वीनियंस होता है, इसलिए मैं इसको x जैसे डिनोट करूंगा, है ना। ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, सुनिएगा। नाम से पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन है किसका, मोल्स का। मोल फ्रैक्शन देखिए नाम से पता चल रहा है क्या है, ये फ्रैक्शन है किसका, मोल्स का। तो मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मैंने बोला था कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होता है कोई भी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होंगे, दो से अधिक हो सकते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट में जितने भी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनमें से जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय जितने कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख के ऐड कर देंगे। वो जो फ्रैक्शन आएगा उसी का नाम होगा मोल फ्रैक्शन। कैसे लिखेंगे, ऐसे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट divided by total moles, divided by total moles, है ना। अब मैंने बताया था कि सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ये हम पहले जान चुके हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, x1। x ये है, ये x नहीं है, काई है, लेकिन मैं x जैसे बना रहा हूं तो x ही पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये काई से डिनोट करते हैं। x है तो मोल फ्रैक्शन है, 1 का मतलब क्या, सॉल्वेंट। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, है ना, मतलब n1 और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो मैं क्या कहूंगा, x2। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर मतलब n2 ऊपर और टोटल मोल्स नीचे मतलब फिर से n1 प्लस n2, है ना। तो बिल्कुल दो कौड़ी की बात है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनमें से हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रखिए और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा वही मोल फ्रैक्शन होगा उस कंपोनेंट का। जैसे यहाँ x1 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। टोटल मतलब दो ही हैं, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो x2 और x2 है तो n2 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स मतलब n1 प्लस n2। अब यहाँ पर एक बात और देखते हैं, जरा इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 बराबर क्या आएगा, x1 की वैल्यू क्या है, n1 अपान n1 प्लस n2 है और प्लस x2 की वैल्यू क्या है, n2 अपान n1 प्लस n2 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 बराबर, इन दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा, n1 प्लस n2 ही आएगा और दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर को ऐसे ही ऐड कर देंगे तो n1 प्लस n2 ही आ जाएगा। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल होकर क्या देगा, 1 देगा। मतलब फाइनली x1 प्लस x2
क्या देगा, 1 देगा। इस बात से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। ये एकदम फिक्स है कि जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही आना चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन में सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 नहीं आता है, इसका मतलब आपने मोल फ्रैक्शन गलत निकाला है, और मोल फ्रैक्शन गलत तभी निकलेगा जब आपने नंबर ऑफ मोल्स गलत निकाल दिया होगा, है ना। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। तो ये रहा हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा कंसंट्रेशन टर्म बताता हूं, है ना, लिख लीजिए। तो ये हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, और देखा कि मोल फ्रैक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में, उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 आता है। एक बात इसमें और लिख लेना है कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज मोल फ्रैक्शन में, इस बात को लिख लो, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, कि टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्या मैंने मोलैलिटी के बारे में बताया था कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो लिख लो वो भी, मोलैलिटी के बारे में। आप जहां मोलैलिटी खत्म किए हैं, मोल फ्रैक्शन जहां स्टार्ट हुआ है, उसके जस्ट ऊपर एक लाइन लिख लीजिए मोलैलिटी, आप वहां इट इज लिखिएगा, ठीक है। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना, कि मोलैलिटी भी हमारी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जब मैं सभी कंसंट्रेशन टर्म्स बता दूंगा तो आपको कलेक्टिवली याद करने का एक तरीका बता दूंगा कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। तब तक आप इतना नोट कीजिए, ठीक। तो अगला हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, चौथा। तीसरा मोल फ्रैक्शन था और ये चौथा है मास परसेंटेज, है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज या फिर मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए, समझिएगा, ये बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है, एकदम 2 कौड़ी का। परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसे लिखते हैं, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज जैसे मन कर वैसे, या फिर मास परसेंटेज। ये क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 3 बातें आएंगी, मास परसेंटेज में 3 बातें आएंगी। पहला आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा आएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मैं तीनों को एक ही साथ फार्मूला लिख देता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला ही है और कुछ नहीं है, डेफिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है, मैथमेटिकल ही डेफिनेशन है, ठीक है। आप सुनिएगा, पहले वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे लिखेंगे, तो ये होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, इनटू 100%, ठीक। फिर आएगा क्या, इसी में, ये पहला था, दूसरा आएगा इसमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे लिख लो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, या फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो मन करे वो। तो वेट बाय वॉल्यूम क्या आएगा, तो फिर से W वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो इस पर वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू क्या, 100%, ठीक। और तीसरा आएगा इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज, है ना। तो क्या आएगा, अब वॉल्यूम आया है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, 100%, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करने की एक ट्रिक है, एक सलीका है, जो आप देख के भी बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। आप देखिए, ये वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा है, तो मैंने ऊपर भी वेट लिखा है, नीचे भी वेट लिखा है, दिखाई दे रहा है सबको। ये वेट बाय वेट है तो वेट और वेट आया है,
ये वेट बाई वॉल्यूम है, तो देखिए वेट और वॉल्यूम आया है, दिखाई दे रहा है सबको। और यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आया है, तो यहाँ भी वॉल्यूम अपान वॉल्यूम आया है। अब ध्यान ये रखना है कि ऊपर जो भी आ रहा है वेट या फिर वॉल्यूम, दो ही बात आएगा, या तो वेट आएगा या तो वॉल्यूम आएगा। तो ऊपर वाला जो भी लिखा है वेट और वॉल्यूम, वो सब का सब सोल्यूट के लिए है, और नीचे हर बार सॉल्यूशन के लिए है। यही बात आपको याद रखनी है। ये तो आप समझ ही गए कि वेट है तो वेट, ऊपर भी वेट आएगा नीचे भी वेट आएगा, ऊपर वेट आएगा नीचे वॉल्यूम आएगा, ऊपर भी वॉल्यूम आएगा नीचे भी वॉल्यूम आएगा इस वाले में। तो ऊपर जो भी आ रहा है वेट या फिर वॉल्यूम, वो हर बार सिर्फ सॉल्यूट के लिए आ रहा है, और नीचे हर बार किसके लिए आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या फार्मूला। बहुत करेंगे तो आप इसको डिनोट कर लेंगे, जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट है तो W2 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पर फिर से वेट ऑफ सॉल्यूट है तो W2 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो V2 लिख लेंगे अपान क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक। एक बात और है, परसेंटेज सॉरी टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आप इसके सामने मैं लिख देता हूं, इसके सामने आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं सिर्फ डिनोट कर देता हूं। यह वेट है ना, तो यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया, आप लिख लीजिएगा इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, है ना। और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मैं इसको ऐसे टिक कर देता हूं कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इसके बारे में लिखता हूं कि यह भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और इसके नीचे लिखिएगा इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इसके भी नीचे लिख लीजिएगा अच्छे से इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ समझने वाली कोई बात थी ही नहीं, सिर्फ सुन लेना था कि ऊपर ये वेट बाय वेट है, ये वेट बाय वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो ऊपर वेट है तो वेट आएगा, नीचे वेट है तो वेट आएगा, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो देखो बस याद रखना है कि ऊपर जो भी आ रहा है सब सॉल्यूट के लिए है, और नीचे जो भी आ रहा है सब सॉल्यूशन के लिए है, और 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट, और यह भी है क्या, डिपेंडेंट। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक। तो अब हमने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स लास्ट वाला, मास परसेंटेज, जिसमें 3 बातें थी। अब उन तीनों बातों से एक टर्मिनोलॉजी है, एक मतलब है। वो क्या मतलब है मैं आपको सिखाता हूं, वो मतलब समझना बहुत जरूरी है। जैसे कहीं पर लिखा हो X% वेट बाय वेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, X% वेट बाय वेट लिखा होगा, इसका मतलब हुआ कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट, याद रखेगा सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। माइंड इट, मैंने क्या बोला, अगर कहीं पर X ग्राम ऑफ सोल्यूट है, इसका मतलब ये हुआ कि सोल्यूट का जो वेट है वो X ग्राम है, और सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम। मतलब जो भी हम परसेंटेज निकालते हैं 100 पर निकालते हैं, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। और सॉल्वेंट लिखना होगा तो यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिया, जैसे मान लो अगर 10 ग्राम दिया होता तो 100 में से 10 घटा के तब लिखते 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। 90 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्वेंट लिखते, लेकिन हम हर बार क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। दूसरा क्या था, अगर कहीं लिखा हो कि X% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मतलब हुआ कि X ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन या फिर डिसॉल्व्ड इन, जो मन करे वो लिख लीजिए, इज डिसॉल्व्ड इन इनटू 100, अब ग्राम नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम है तो ml लिखेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। माइंड इट, सॉल्यूशन लिख रहा हूं क्योंकि नीचे हर बार सॉल्यूशन आया था, है ना। ऐसे ही ये पहली बात थी, और दूसरा और ये तीसरी बात क्या है, अगर कहीं लिखा हो X% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो वॉल्यूम आया है ना, तो इस बार X ग्राम नहीं आएगा बल्कि X ml आएगा। X ml ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इनटू या फिर प्रेजेंट इनटू, इज डिसॉल्व्ड इनटू क्या, 100
100 ml ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कहना होगा तो हम 100 में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तब लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 होता चाहे 15 होता तो 100 में से 10 घटाए तो 90 आता, चाहे 15 घटाते तो 85 आ जाता, सॉल्वेंट लिखते। यही मतलब हुआ, इन तीनों डेफिनेशन का यही 3 मतलब हुआ। ठीक है, अब हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन, है ना। बस उसी को पढ़ के ये वीडियो खत्म हो जाएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला कंसंट्रेशन टर्म बताता हूं जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बच गया है जिसका नाम है पार्ट पर मिलियन। सुनिएगा ध्यान से, लास्ट है जो भी है, 5वां 6वां जो भी आप देख लीजिएगा। पार्ट पर मिलियन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? तो ये वाला कंसंट्रेशन टर्म हम तब यूज करते हैं जब किसी सॉल्वेंट में जो सोल्यूट है वो बिल्कुल नाम मात्र का है, मतलब एकदम ट्रेसेस क्वांटिटी में है, इतना कम है, इतना कम है कि हम बता ही नहीं सकते कि वो कितना है, बहुत कम है। तो जब किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट बहुत ट्रेसेस अमाउंट में हो, बहुत कम मात्रा में हो, तब हम ये वाला कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है क्या? पार्ट पर मिलियन। ये कैसे डिफाइंड होता है सुनिएगा। इट इज डिफाइंड एज कैसे? तो पीपीएम पार्ट पर मिलियन बराबर क्या होगा? तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all the component of the solution into क्या? मिलियन है तो 10 का पावर क्या आएगा? 6। इस तरह से हमारा पार्ट पर मिलियन डिवाइड होता है, डिफाइन होता है कि पार्ट पर मिलियन बराबर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अब एक बात और है, समझना क्या है कि अगर कहीं पर लिखा हो x ppm, इसका क्या मतलब हुआ? तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अभी मैंने 3 और बताया था परसेंटेज वेट वाले में, x ppm का मतलब क्या हुआ कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 का पावर 6 माने 1 मिलियन ऑफ इतना ग्राम ऑफ क्या? सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से हमारा ये पार्ट पर मिलियन डिफाइन होगा। और अगर कहीं पर x ppm लिखा होगा तो इसका यही मतलब होगा कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन या फिर डिसॉल्व्ड इन 10 का पावर 6 ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आज का हमारा कंसंट्रेशन टर्म यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे इसके आगे वाला टर्म पढ़ेंगे जो भी होगा, ठीक। अब आज की कहानी यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, इतना नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तब तो जरूर ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।